हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास के पाँचवें खंड में पाँचवें भाग में हम लोग आज झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को देखने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय राजवंशों पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जो हम लोग सल्तनत कालीन झारखंड देखेंगे या फिर जो मुगल कालीन झारखंड जो हम लोग देखेंगे तो उसमें विभिन्न सुल्तानों या बादशाहों का झारखंड के इन क्षेत्रीय राजाओं के साथ ही रिलेशन को देखेंगे, संबंधों को देखेंगे। तो मुख्य रूप से पूर्व मध्यकालीन जो झारखंड था हमारा, तो पूर्व मध्यकाल में झारखंड में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश उदित हुए थे उसका एक सामान्य जानकारी आपको जो है सुन लेना है ना, ताकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सल्तनत काल जब हम लोग पढ़ेंगे या मुगल काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो विभिन्न सुल्तानों और बादशाहों के समय यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के साथ उनके संबंधों को समझने में आसानी हो, है ना। तो हम लोग को सबको पता है कि झारखंड में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो आरंभ हुआ तो मुंडाओं के द्वारा जो है सो ये आरंभ किया गया, और रीता मुंडा या ऋषा मुंडा के द्वारा जो है सो एक मुंडा राज्य की जो है सो स्थापना की गई थी, है ना। अब यह जो रीता मुंडा था तो इसने सुतिया पाहन को अपना जो है सो उत्तराधिकारी बनाया, और ये सुतिया पाहन ने अपने नाम पर जो है अपना जो सुतिया जो इसका पाहन नाम था तो अपने नाम पर अपने राज्य का नाम उसने सुतिया नागखंड रखा। ये सुतिया नागखंड जो नामकरण हुआ तो निश्चित रूप से ये नागा जनजाति और मुंडाओं के बीच के प्रेम का जो है सो ये सूचक था, क्योंकि मुंडा भी मध्य भारत से ही आए थे और मध्य भारत में नागा जनजाति, मुरंड जनजाति आदि के साथ ही मूल रूप से इन लोगों का रहना होता था, है ना। और वहाँ से पलायन करके ये मुंडा झारखंड क्षेत्र में आए थे। खैर, तो ये जो सुतिया पाहन जो सुतिया नागखंड जो राज्य का नामकरण किया, इसने अपने राज्य को 7 गढ़ में जो है सो बांटा, है ना, और उसको फिर 21 जो है सो परगना में ये जो है सो बांटा। तो ये 7 गढ़ और 21 परगना में हम लोग पाते हैं कि अपने राज्य का उसने विभाजन कर दिया। अब ये कौन कौन सा गढ़ था, 7 गढ़ में कौन कौन से थे, तो सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है। जैसे लोहागढ़ मतलब लोहरदगा का क्षेत्र, नंबर 2 पालनगढ़ पलामू का क्षेत्र, नंबर 3 हजारीबाग मतलब हजारीबाग का क्षेत्र, नंबर 4 में सिंहगढ़ मतलब सिंहभूम का क्षेत्र, फिर मानगढ़ मानभूम मन धनबाद का क्षेत्र, और सुरगुजगढ़ मतलब सुरगुजा का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, और फिर लास्ट में केसलगढ़ ये भी जो है सो आपका सुरगुजा के बगल में ही छत्तीसगढ़ का एरिया था। तो अपने मुंडा राज्य को इसने इस 7 गढ़ में जो है सो विभाजित किया था, और फिर गढ़ जो है वो परगना में जो है सो बटा हुआ था, और 21 परगना में ये राज्य जो है सो बटा हुआ था, ऐसा सूचना हम लोगों को मिलता है ना। अब माना जाता है कि ये जो मुंडा राज्य था इसका अंतिम जो शासक था वो मदरा मुंडा था, है ना। और मदरा मुंडा के पश्चात जो है सो ये मुंडा राज्य जो है सो समाप्त हो गया, और माना जाता है कि मदरा मुंडा का एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय के जो पिता थे, है ना, उनके पिता का नाम पुंडरिक नाग था, है ना। माना जाता है कि इनके पिता जो थे वो एक जनजाति थे, और इनकी माँ जो थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम पार्वती था, है ना। मतलब कि फनी मुकुट राय के पिता का नाम पुंडरिक नाग था और माता का नाम जो है सो पार्वती था, है ना। कहा जाता है कि मदरा मुंडा के ये दत्तक पुत्र थे, और फिर फनी मुकुट राय के हाथों में जब सत्ता आई तो उन्होंने जो है सो नाग वंश की स्थापना की। ठीक है, इनको नागवंश का आदि पुरुष भी जो है सो कहा जाता है फनी मुकुट राय को। और फनी मुकुट राय के काल में, उनके शासन काल में माना जाता है कि बड़ी संख्या में गैर आदिवासी लोग, है ना, खास करके ब्राह्मण जाति, है ना, कायस्थ जाति, है ना, इन लोगों का जो है सो झारखंड क्षेत्र में आगमन आरंभ हुआ था। ठीक है, फनी मुकुट राय। अब क्या हुआ कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि फनी मुकुट राय के ही समय जो है सो एक आदिवासी संस्कृति और एक गैर आदिवासी संस्कृति के बीच जो है वो आत्मसातीकरण की जो है सो प्रक्रिया आरंभ हुई थी। ठीक है, अब फनी मुकुट राय का जो ये नागवंश था तो रीड के अनुसार, इतिहासकार रीड के अनुसार ये 10वीं शताब्दी में जो है सो स्थापित हुआ, और नागवंश के शासकों को हम लोग जो है सो उत्तर मुगल काल तक शासन करता हुआ देखेंगे, है ना। अब ये फनी मुकुट राय की जो राजधानी थी ये सुतियाम्बे थी, मतलब फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे से जो है सो शासन करना आरंभ किया। सुतियाम्बे का एक महत्व ये भी है, आप ध्यान रखिएगा कि सुतियाम्बे से ही जो है सो हम लोगों को डायनासोर का पद चिन्ह का भी प्रमाण प्राप्त होता है ना। यह
डायनासोर जो लुप्त हो चुका है, तो झारखंड के सुतियाम्बे से डायनासोर के पैर का जो है सो निशान हम लोगों को प्राप्त होता है, इसलिए भी सुतियाम्बे का महत्व है। ठीक है, तो सुतियाम्बे में इसने अपनी राजधानी स्थापित की और सुतियाम्बे में ही इसने एक सूर्य मंदिर का भी माना जाता है कि निर्माण किया। ठीक है, अब नागवंश जो था, तो नागवंश के आरंभिक शासकों में दो राजाओं को आपको ध्यान में रखना है। एक का नाम था भीमकर्ण, तो भीमकर्ण ने ही राय के जगह पर कर्ण की उपाधि जो है सो धारण करना आरंभ किया था, है ना। माना जाता है कि भीमकर्ण के समय रक्षेलों के साथ जो है सो नागाओं का, मतलब नागवंश के राजा का संघर्ष जो है सो आरंभ हुआ, और कहा जाता है कि बरवा के युद्ध में रक्षेल राजा को भीमकर्ण ने जो है सो पराजित कर दिया, और रक्षेलों से उसने एक वासुदेव की जो है सो मूर्ति प्राप्त की, है ना। और इसने खुखरा को अपनी राजधानी जो है सो बनाई। ठीक है, इसने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई, है ना, जो रांची में ही है। ठीक है, और दूसरा जो आरंभिक शासक था उसका नाम था शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण के संबंध में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है कि इसने गुमला के घाघरा में हापामुनि मंदिर की जो है सो स्थापना की। ठीक है, और इस मंदिर में उसने एक मराठा पुजारी को जो है सो अपॉइंट किया, जिसका नाम सियानाथ देव था। ठीक है ना, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है सो हापामुनि मंदिर में स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, और मराठा ब्राह्मण के द्वारा सियानाथ देव था। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि नागवंशी राजाओं के द्वारा, है ना, उत्तर मुगल काल तक जो नागवंशी राजा लोग हुए, तो उनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया, और पुरोहित के रूप में मुख्य रूप से मराठा ब्राह्मणों को ही, मराठा पुरोहितों को ही जो है सो अपॉइंट किया जाता है ना। तो ये क्यों किया जाता था, मराठा पुरोहितों को ही क्यों अपॉइंट किया जाता था, है ना। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो छोटा नागपुर था, इसका किस प्रकार का संबंध महाराष्ट्र के नागपुर से था, है ना। और ये जो मुंडा लोग थे, ठीक है, या ये जो नाग लोग थे, तो ये किस प्रकार से महाराष्ट्र की नागा जनजाति से संबंधित थे, या उनसे किस प्रकार ये जुड़े हुए थे, ये उसी का प्रभाव जो है सो प्रतीत होता है। खैर, अब हम लोग पाते हैं क्या कि नागवंश के जो शासक लोग हुए, तो विभिन्न शासकों के शासनकाल में अलग अलग जो है सो राजधानी हम लोग नागवंश का देखते हैं, नाग राज्य का देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो राजधानी था सुतियाम्बे, इस राजधानी की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। दूसरा राजधानी था चुटिया, इसकी स्थापना प्रताप राय नाम के नागवंशी राजा के द्वारा की गई थी। फिर खुखरा राजधानी जो बना, तो ये भीमकर्ण ने जो है सो इसको अपनी राजधानी बनाई। फिर दोईसा या डोईसा को राजधानी बनाने वाला जो नागवंशी राजा था, वो दुर्जन साल था, जो जहांगीर के जो है सो समकालीन था, जो मुगल काल में दुर्जन साल की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पालकोट जो है सो नागवंश की राजधानी बना, ये यदुनाथ शाह के समय पालकोट जो है सो राजधानी था। फिर पालकोट भौरो जो है ना, इसको जगन्नाथ सहदेव के द्वारा राजधानी बनाया गया। और सबसे लास्ट में रातूगढ़ को जो है सो प्रताप उदयनाथ सहदेव के द्वारा राजधानी बनाया गया, है ना। मतलब कि नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे थी और अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी, है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये नागवंश था। अब नंबर 3 में हम लोग पाते हैं पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का रक्सेल वंश भी जो है सो स्थापित हुआ था। तो रक्सेल खुद को जो है सो राजपूत कहते थे। इनका दो जो है सो ब्रांच था, एक का नाम देवगन था और दूसरे का नाम कुंडेलवा था, है ना। दो शाखाओं में जो है सो ये बटे हुए थे। ठीक है, माना जाता है कि रक्सेल राजाओं में प्रताप धवल सबसे प्रतापी राजा हुआ, सबसे महान राजा हुआ। एक लंबे समय तक जो है सो प्रताप धवल जो है सो शासन किया था, और बाद में चेरों के द्वारा जो है सो रक्सेलों को अपदस्थ कर दिया गया, और फिर चेरो वंश की स्थापना पलामू के क्षेत्र में हुई, है ना। तो नंबर 3 में हम लोग पलामू का रक्सेल वंश के बारे में बात किए। अब नंबर 4 में पलामू का चेरो वंश। ठीक है, अब रक्सेलों को पराजित कर भागवत राय के द्वारा जो है सो चेरो वंश की स्थापना की गई थी। मतलब चेरो वंश का संस्थापक भागवत राय था, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश, है ना। पूर्व मध्यकाल में सिंहभूम में एक सिंह वंश भी जो है सो स्थापित हुआ था। और हो जो जनजाति है, तो हो जनजाति के अनुसार अपने देवता सिंह बोंगा जो थे, माने हो जनजाति के जो मुख्य देवता सिंह बोंगा हैं, तो उन्हीं के नाम पर जो है सो सिंहभूम नामकरण हुआ, ऐसा हो जनजातियों का जो है सो मानना है। जो हो साहित्य है उसमें
इसी प्रकार से जो है सो सिंहभूम के नामकरण का जो है सो उल्लेख मिलता है। खैर, तो इस वंश में मतलब जो सिंह वंश जो सिंहभूम में स्थापित हुआ था, उस वंश के राजाओं का जो वंशीय जो इतिहास है उसको प्रभालेखन कहा जाता है ना। प्रभालेखन, तो प्रभालेखन जो है, तो प्रभालेखन के अनुसार, जिसको हम लोग वंश प्रभालेखन भी कहते हैं, तो इसके अनुसार जो है 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह के द्वारा जो है सो इस वंश की स्थापना की गई और फिर 1205 में इसकी दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा जो है सो की गई थी। ठीक है, तो ये सिंह वंश के संबंध में ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि पहला शाखा जो है वो कब स्थापित हुआ, तो 8वीं शताब्दी में हुआ काशीनाथ सिंह के द्वारा, और दूसरी शाखा 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, सिंह वंश के राजाओं का वंशीय इतिहास क्या कहलाता है, तो प्रभालेखन या वंश प्रभालेखन कहलाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वंश, तो मानभूम का मान वंश, मतलब आज का जो धनबाद का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वहीं पर जो है सो मान वंश की स्थापना हुई थी पूर्व मध्यकालीन झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख है जिसको हम लोग दूधपानी अभिलेख कहते हैं, और फिर 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख है जिसको हम लोग गोविंदपुर शिलालेख कहते हैं। तो गोविंदपुर शिलालेख की जो रचना है तो यह गंगाधर के द्वारा जो है सो रचित है। गंगाधर के द्वारा गोविंदपुर शिलालेख की जो है सो रचना की गई थी। ठीक है, अब इन दोनों अभिलेखों से इस वंश की जो है सो जानकारी हम लोगों को होती है, और कहा जाता है कि मान वंश के जो राजा थे वे काफ़ी अत्याचारी थे, और मान राजाओं के काल में ही भूमिज सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 10वीं शताब्दी में, है ना। और भूमिज सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप सबर जनजाति को ये एरिया छोड़ना पड़ा। इस क्षेत्र को छोड़कर सबर जनजाति उड़ीसा के क्षेत्र में जो है सो पलायन कर गई, भूमिज स्वराज आंदोलन के परिणाम स्वरूप, जो मान राजाओं के या मान वंश के काल में जो है सो हुआ था 10वीं शताब्दी में। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो राज्य स्थापित हुआ वो रामगढ़ राज्य था, है ना। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना माना जाता है कि 1368 में, मतलब काफी बाद में जाकर के बाघदेव सिंह के द्वारा जो है सो की गई थी रामगढ़। अब ये जो रामगढ़ राज्य स्थापित हुआ था तो इसकी 6 राजधानियां थी। ठीक है ना, इसकी 6 राजधानियां में इसकी जो प्रथम जो राजधानी थी, जो इसकी मूल राजधानी भी थी, उसको हम लोग सिसिया के नाम से जानते हैं, है ना। सिसिया जो है इसकी प्रथम और मूल राजधानी थी, और सबसे अंतिम राजधानी इसकी पद्मा थी, है ना। पद्मा अंतिम राजधानी और सिसिया प्रथम राजधानी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट राज्य जो स्थापित हुआ वो खड़गडीहा राज्य, खड़गडीहा मतलब हजारीबाग गिरिडीह के एरिया में जो है सो ये राज्य स्थापित हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है ना, और इसके संस्थापक हंसराज देव नाम के एक व्यक्ति थे, है ना। 15वीं शताब्दी में हंसराज देव के द्वारा खड़गडीहा राज्य की जो है सो स्थापना की गई थी हजारीबाग गिरिडीह के क्षेत्र में, है ना। फिर नेक्स्ट वंश जो था वो ढाल वंश था, ढाल भूम का, है ना, मतलब पूर्वी सिंहभूम का जो इलाका आप देख रहे हैं वहां पर ढाल वंश जो है सो स्थापित हुआ था। और ढाल वंश के काल में हम लोग पाते हैं क्या कि ढाल राज्य में नर बलि की प्रथा जो है सो प्रचलित थी, है ना। मानव बलि की प्रथा जो है सो इस राज्य में जो है सो प्रचलित थी, जो उड़ीसा की निकटता का एक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा की बहुत सारी जनजातियों में नरबली बहुत आरंभ से ही जो है सो चला आ रहा था, है ना। तो ढाल वंश जो ढालभूम क्षेत्र में स्थापित हुआ, मतलब पूर्वी सिंहभूम के इलाके में, इस वंश के राजाओं के काल में हम लोग नरबली की परंपरा को जो है सो देखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे लास्ट जो राज्य 10वां जो स्थापित हुआ उसको लोग पंचेत राज्य के नाम से जानते हैं, है ना। मानभूम क्षेत्र में ही ये पंचेत राज्य स्थापित हुआ था, और बहुत ही शक्तिशाली जो है सो ये पंचेत राज्य था। मानभूम में स्थापित होने वाला सबसे प्रभावशाली जो है सो ये राज्य था। ये जो राज्य था, इस राज्य का जो राज चिन्ह था वो कपिला गाय का जो है सो पूंछ था, मतलब गाय का पूंछ ऐसा आप मानिएगा, या चवर जिसको हम लोग कहते हैं, ये पंचेत राजाओं का राज चिन्ह था। और इसीलिए पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी जो है सो कहा गया है ना। कई प्रकार की दंत कथाएं इस राज्य से जो है सो जुड़ी हुई हैं, जो ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता है, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, मुख्य बात आपको ध्यान में रखना है, पूर्व
मध्यकालीन झारखंड में, है ना, कौन कौन सा क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुआ था, है ना, उनका क्षेत्र कहाँ था, मैंने किस क्षेत्र में यह स्थापित हुआ था। अगर किसी वंश के संस्थापक का नाम पता है तो उसके संस्थापक का नाम आपको ध्यान में रखना है ना। फिर जब हम लोग आगे सल्तनत कालीन झारखंड देखेंगे या फिर जब मुगल कालीन हम लोग झारखंड देखेंगे तो यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के साथ रिलेशन को देखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब मुगल काल पढ़ रहे हैं, मुगल काल में औरंगजेब है, तो औरंगजेब के समकालीन, है ना, झारखंड का कौन सा चेरो शासक था, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है ना। तो इस प्रकार से जो है सो रिलेशन को आगे समझने में आसानी हो, इसलिए मोटा मोटी ये 10 राज्य और उनके क्षेत्र को आपको दिमाग में सेट करना है कि अगर तुरंत आपसे बोले कोई कि खड़गडिहा राज्य, तो दिमाग में एक चीज सेट हो जाना चाहिए कि ये हजारीबाग गिरिडीह के इलाके में ये राज्य स्थापित हुआ था, है ना। इस प्रकार से अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग सल्तनत कालीन झारखंड को देखेंगे, है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे जो झारखंड का जो इतिहास हम लोग देख रहे हैं तो इसमें जो मॉडर्न जो झारखंड है, खास करके जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो खंड है, वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जो स्वतंत्रता आंदोलन जब आरंभ हुआ भारत में तो हमारे झारखंड में क्या कुछ हुआ, है ना, तो वहां से प्रश्न जो है सो ज्यादा पूछे जाते हैं और भविष्य में भी उसी खंड से जो है सो ज्यादा प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को मुख्य रूप से बहुत सारे फैक्ट्स को जो है सो देखना है। ठीक है, जो हम लोग कमिंग वीडियो में जो है सो देखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई कमेंट्स आपको करना हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर पूछना हो तो आप जो है सो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।